वेलकम टू द सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेस। चलिए एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी को, और इकोलॉजी में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं डिस्कस कर लिया था, पॉपुलेशन क्या होती है डिस्कस कर लिया था, कम्युनिटीज क्या होती हैं डिस्कस कर लिया था, बायोम क्या होते हैं डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग उससे फर्दर एक स्टेप आगे चल के देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और उसके वातावरण की बातें कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी परिस्थितियां, जो भी कंडीशंस हैं, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर हैं, वो मिलके उसका वातावरण बना रहे हैं, एनवायरनमेंट बना रहे हैं। ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ कोई ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसके चारों तरफ क्या होगा, एबायोटिक फैक्टर होंगे, बायोटिक फैक्टर होंगे। एबायोटिक फैक्टर बेसिकली वो कारक जिनमें लाइफ फॉर्म नहीं है, बायोटिक फैक्टर वो जिनमें लाइफ फॉर्म है। बायोटिक फैक्टर जो है उसके साथ उसका रिलेशन क्या हो सकता है, उसके साथ उसका रिलेशन हो सकता है वो एज अ प्रेडेटर हो, पैरासाइट हो, पैथोजन हो या कंपिटिटर हो। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ। एबायोटिक फैक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि जो ऐसे तत्व हैं जिनमें लाइफ नहीं है लेकिन हमारे को इफेक्ट करते हैं, वो एबायोटिक फैक्टर, जिसमें सबसे मोस्ट रेलिवेंट हम लोगों ने देखा टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है कितनी देर के लिए लाइट का एक्सपोजर हो रहा है, और लाइट की रेज जो धरती पर पड़ रही है कैसे पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है, डायगोनल पड़ रही है। यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कि अर्थ के बीचों बीच में इक्वेटर पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइट सबसे ज़्यादा आ रही है, ट्रॉपिकल एरिया इक्वेटर के आसपास है, और वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा। जब ट्रॉपिकल एरिया से हम लोग मूव होते हैं टूवर्ड्स द पोल तो कम टेम्परेचर गिरता चला जाता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जैसे कि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, भले नॉर्थ पोल भले साउथ पोल, तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। इसके साथ हम लोगों ने देखा कि अगर एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, हम लैटिट्यूड नहीं चेंज कर रहे हैं, हम कानपुर के कानपुर में ही हैं, लेकिन कानपुर में मानिए कोई हिल टॉप हो और हिल पे आप, पीक पे आप जाए, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मैदानी इलाके से हिल की तरफ जा रहे हैं, लैटिट्यूड नहीं चेंज हो रहा, एल्टीट्यूड चेंज हो रहा, ऊंचाई चेंज हो रही है, लैटिट्यूड अक्षांश नहीं चेंज हो रहा, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर कम होता चला जाता है। टेम्परेचर हम लोग को रेलिवेंट इतना क्यों है, क्यों इफेक्ट करता है, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक्स को इफेक्ट करता है एंजाइम की। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी द मेटाबॉलिज्म। उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन किसी जीव में हो रहे हैं, कुल जमा, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring inside the body of an organism is said to be metabolism। उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। उस पर मैं नहीं जाऊंगा, फर्दर ये बात बताई गई है आपके बायोमोलिक्यूल में चैप्टर में कि ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज गवर्न्ड बाय और ड्रिवन बाय एंजाइम। कि हर स्टेप पे हम लोग की बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन एक तरह से ट्रैफिक है, ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह, कि एक का कन्वर्जन ए का बी में, बी का सी में, और सी से वापस हो सकता है ए बन रहा हो। तो साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी में ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और हर स्टेप पे कोई ना कोई एंजाइम है, एंजाइम ड्रिवन है। और एंजाइम हम लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम किसके बने हैं, ज़्यादातर प्रोटीन के। पहले हम लोग बोलते थे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट नाउ दिस स्टेटमेंट इज रीडिफाइंड। उसको हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया, और नाउ वी आर यूज्ड टू से दैट ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। की ज़्यादातर केस में हम ये देख रहे हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है। अब हम लोग ये जर्नल स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बिकॉज कुछ केसेस में रिपोर्ट हुआ है आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है, राइबोजाइम। तो अब हम लोगों ने देखा कि सर्टेन ऐसे भी हैं जहाँ पे आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है, जिसको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है जी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं प्रोटीन ही एंजाइम की तरह काम करेगा, जरूरी नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। रादर आई शुड से कि ये एक जर्नल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, की सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स के काम करने का तरीका क्या है, तो एंजाइम का जब हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था तब हम लोगों ने उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था बायोमोलिक्यूल में, आप लोग को याद होगा। तो जब हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग एज्यूमिंग दैट प्रोटीन इज अ रिजिड रॉड, तब हम ये मान के चलते हैं कि प्रोटीन एक रिजिड रॉड है, स्ट्रेट रॉड है। उसको हम लोग अगर डिफाइन कर दें, उसको अगर हम बता दें स्ट्रक्चर को, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप देखिए कि अगर मानिए हम ये मान के चलें कि प्रोटीन एक
स्ट्रेट रॉड या रिजिड रॉड है या स्ट्रेट चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसमें एक आपका होगा हमारा सी टर्मिनल और एक होगा हमारा एन टर्मिनल। एन टर्मिनल राइट लेफ्ट हैंड पे है, पहला अमीनो एसिड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल अमीनो एसिड पे, सी टर्मिनल पे जो अमीनो एसिड है वो लास्ट अमीनो एसिड है। तो जब हम ये मान के चलते हैं कि प्रोटीन एक स्ट्रेट रॉड है और उसको डिस्क्राइब करें, तो हम केवल ये बता रहे हैं कि ये कितने अमीनो एसिड से बना और उसकी सीक्वेंस क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम केवल ये बताते हैं कि इतने अमीनो एसिड हैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन में और उनका सीक्वेंस ये है, एज्यूमिंग दैट ये स्ट्रेट रॉड है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल केवल एक स्ट्रेट रॉड में नहीं है, उसमें राइट हैंडेड हेलिकल्स है, केवल राइट हैंडेड हेलिकल्स मिलेंगे, इन सम पार्ट ऑफ इट पूरे में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू बन सकता है कि किस तरह का आपको हेलिकल मिल रहा है प्रोटीन के मॉलिक्यूल में। ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर फाउंड इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। और ये भी प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है केवल राइट हैंडेड हेलिकल से नहीं बना, उसमें आगे चल के हम देखेंगे सर्टेन ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग होगी, उसको अगर हम डिस्क्राइब कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो फोल्डिंग एंड फोल्डिंग ट्विस्ट टर्न है उसकी वजह से अमीनो एसिड्स आपको पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रेट रॉड में ना दिख के फोल्डेड वगैरह दिखाई देगी। फिर हम लोग आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे। जब हम 3D को भी मेंशन कर दें, लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा डेप्थ को भी मेंशन कर दें, और साथ में ये देखें कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इट गेट्स फोल्डेड अपॉन इट्स एक्सिस इटसेल्फ, अपनी एक्सिस के अराउंड ही फोल्डिंग एंड फोल्डिंग दिखा रही है, जिसकी वजह से सर्टेन क्रिविसेज और पॉकेट्स बन जाएंगे। उनमें से क्रिविसेज और पॉकेट्स में से एक कई पॉकेट है उसकी एक्टिव साइट की तरह बिहेव करती है, जिसमें सबस्ट्रेट बैठता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनेगा, अल्टीमेटली इस सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा एक्टिव साइट प्रोटीन इससे, एंजाइम से। तो एंजाइम एज इट इज आपको एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन मिल गया और प्रोडक्ट बन गया, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया। तो हम लोगों ने ये देखा कि एंजाइम काम कैसे करता है। एंजाइम काम करता है जब सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है तो प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर सबस्ट्रेट से ज़्यादा है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भले एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो भले एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट बनने में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर से गुजरता है, और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी और सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। ये है एंजाइम के काम करने का तरीका। हम टेम्परेचर को डिस्क्राइब करते करते एंजाइम पे आ गए, थोड़ा सा समय लिया आपका 5-7 मिनट, लेकिन एंजाइम के काम करने के तरीके को डिस्क्राइब करने के बाद हम लोगों ने देखा कि एंजाइम ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने पे आप देखेंगे कि कैटालिस्ट जो है हमारे, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है और ऑर्गेनिक हमारे एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में मिल रहे हैं, उसमें मेन डिफरेंस यही है कि कैटालिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बेटर परफॉर्म करते हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वेयर एंजाइम डिटोरिएट हो जाता है, एंजाइम के काम करने की क्षमता खराब हो जाती है क्योंकि उसका पॉलीपेप्टाइड चेन डिटोरिएट हो जाती है। हाँ, वो ऑर्गेनिजम्स के शरीर से लिया गया, वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से लिया गया, वो ऑर्गेनिजम्स के सेल से लिया गया एंजाइम जो आपको ऐसे हैबिटेट में मिल रहे हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो एंजाइम डिटोरिएट नहीं होते। जैसे कि हमारा टेक पॉलीमर जो हम लोग थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से ले रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया से ले रहे हैं। इसी तरह से कोई भी ऐसे एंजाइम जो आपने लिए हैं हॉट वाटर वेंट से, गर्म पानी के स्रोत वाले ऑर्गेनिज्म से, या आपने सल्फर स्प्रिंग गंधक के स्रोत जो होते हैं उनके झरनों में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से जो आपने एंजाइम डिस्कवर किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, वो अपनी क्षमता नहीं खोएगा, उसकी क्षमता बरकरार रहेगी। ये बात है। वो थर्मोस्टेबल होते हैं वो वाले एंजाइम जिनको हम लोगों ने निकाला है उन ऑर्गेनिज्म से जो हाई टेम्परेचर वाले हैबिटेट में रह रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एंजाइम के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर मोस्ट रेलिवेंट है। टेम्परेचर इज द मोस्ट रेलिवेंट एबायोटिक फैक्टर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वाटर, और वाटर में ये देखा था भाई कि वाटर की प्रेजेंस केवल, क्वांटिटी हार्डली मैटर्स, क्वांटिटी ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म को वाटर की स्कार्सिटी महसूस नहीं हो सकती। वाटर जो है उसका हम लोगों ने सैलिनिटी को डिस्क्राइब किया था, और उसमें हम लोगों ने देखा था सैलिनिटी पर
पार्ट्स पर 1000 के हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया है और हम लोगों ने देखा है इनलैंड वाटर में इसकी सैलिनिटी 5 और सी वाटर में 30 to 35 और हाइपर सलाइन जो लैग्यून है उसकी मोर देन 100 है। तो सैलिनिटी, क्वालिटी ऑफ वाटर जो है, केमिकल कंपोजिशन, उसकी सैलिनिटी ये डिपेंड करती है कि वाटर जो हमारे अवेलेबल है वो हमारे योग्य है कि नहीं, पीने योग्य है कि नहीं, हमारे काम के लायक है कि नहीं। तो केवल पानी की प्रेजेंस होना डजंट मेक सेंस कि आपको पानी की प्रेजेंस से काली बात नहीं बनेगी। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर मोर। क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए आपको ड्रिंकेबल वाटर वगैरह चाहिए। तो हम लोग डिस्कस कर चुके किसको, टेम्परेचर को और वाटर को। अब उसमें हम लोगों ने यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल और यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन की बात करी। यूरी थर्मल वो जो वाइड रेंज को कंपनसेट कर लेते हैं, वाइड रेंज के साथ कोप अप कर लेंगे, जबकि स्टेनोथर्मल वो जो विद इन अ नैरो रेंज टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को या उसमें एडजस्ट हो पाते हैं। तो यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल और उसी हिसाब से यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन। इसके आपको एग्जाम्पल लिखाए गए थे, आप उसका रट्टा मार लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पिछला लेक्चर देख लीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ तक बात होने के बाद आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट चल रहा है, एबायोटिक फैक्टर की बात हो रही है। टेम्परेचर और वाटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, यही लिखा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टेम्परेचर एंड वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड हमारा फैक्टर, द लाइट। ओके जी, क्लियर। तो लाइट की डिस्कशन होने जा रहा है। प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ, हम जानते हैं ग्रीन प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ की डिस्कशन कई बार हो चुका। ऑटोट्रॉफ्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। What is autotroph and what is heterotroph? Autotroph are those organisms which can synthesize their own carbonic food with the help of carbon source. कार्बन सोर्स की सहायता से और एनर्जी की सहायता से ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। Whereas heterotroph are not able to synthesize their organic food. They depend on the supply of food from outside. उनको बाहर से फूड चाहिए होता, वो हीटरोट्रॉफ कहलाते। तो ऑटोट्रॉफ जो अपना भोजन खुद बना पाए, एंड ऑटोट्रॉफ्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which synthesize their food with the help of radiating sunlight, sun energy. सन एनर्जी की सहायता से वो अपना भोजन जो बनाए वो कहलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। whereas कीमो ऑटोट्रॉफ एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन, एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप निकलने वाली एनर्जी की सहायता से। द एनर्जी लिबरेटेड as a result of exergonic chemical reaction, the organisms which utilize this type of energy, they are said to be the chemoautotroph. तो यहाँ पे बात हो रही है फोटो ऑटोट्रॉफ। प्लांट फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज फर्दर ऑफ टू टाइप, एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दैट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस in which the liberation of oxygen take place. Oxygen is produced in case of photosynthesis as a byproduct, and those organisms which liberate oxygen during photosynthesis, they are said to be performing oxygenic type of photosynthesis. वो oxygenic photosynthesis कर रहे हैं। हमारे जो फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन डोनर वहाँ पे जो है वाटर ना होके, हाइड्रोजन का सोर्स वाटर ना होके समथिंग एल्स, या तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, या डायरेक्ट वो एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन लेते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन का डोनर वहाँ पे वाटर को इस्तेमाल ना करके हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ले रहे हैं। इस वजह से उनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। तो प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ, प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, दे सिंथेसाइज, वो बना रहे हैं, दे सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस से वो अपना भोजन बना रहे हैं। सो सनलाइट इज वेरी क्रूशियल इन द फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फूड। इसलिए सनलाइट, सूरज की रोशनी बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लांट के केस में उनको सूरज की रोशनी मिलती रहनी चाहिए, जिससे वो अपना भोजन अबाध रूप से बनाते रहें, सुचारू रूप से बनाते रहें। मैनी स्पीसीज ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स, तो हर्ब, श्रब्स, ट्रीज ये जो बुलाए गए हैं, इनका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्टेम प्रेजेंट, मार्फोलॉजी स्टेम की कैसी है, अगर बिल्कुल कोमल है, हार्ड नहीं है, वुडी नहीं है, तो हर्ब्स। अगर वो
अप टू द लेवल ऑफ योर वेस्ट साइज का ये एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच है, हल्का फुल्का वुडी है, तो वो हो गए श्रब्स, झाड़ झंकार जिसको बोलते हैं, और लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ वो ट्री की कैटेगरी में आते हैं। तो हर्ब, श्रब्स और ट्री जो ये कैटेगरी बनाई गई है अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम बनाई गई है, टाइप ऑफ स्टेम बनाई गई है। तो स्पीसीज ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स, शाक सब्जियां जिसको बोलिए हर्ब्स, और ये झाड़ झंकार, ये छोटे छोटे प्लांट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं कहाँ, फॉरेस्ट में, आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन। क्योंकि इनके छत पे, इनके सर पे कह लीजिए, या ये हमेशा किसी दूसरे की छत्र छाया में है। छत्र छाया इन द सेंस कनोपी, कनोपी इन द सेंस कि ये जहाँ पे उग रहे हैं वहीं पे बड़े बड़े पेड़ उग रहे हैं, तो खूब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उनकी नीचे ये उग रहे हैं हमारे हर्ब्स एंड श्रब्स। तो जो सनलाइट आ रही है वो बेसिकली बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियों पे पड़ रही है, और उससे छन के जो थोड़ी बहुत नीचे आ पा रही है वो इन तक पहुंच पा रही है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट गेट एब्जॉर्ब बाय द लीव्स ऑफ द टॉल ट्री, टॉल ट्री की लीव से वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो नीचे आएगी वो बाकायदा छन के आएगी, वो बहुत कम इंटेंसिटी लाइट की होगी। लेकिन ये लोग ने अपने को अडेप्टेशन कर लिया है, इनको वो लो लाइट ही सफिशिएंट है अपना काम चलाने के लिए। तो जैसे शेर भोजन के लिए उन्हें मानिए भैंसा मारा और खाया, जो बचा वो आके गीदड़ खाते हैं, तो बचता ही क्या है, बचा कुचा जो थोड़ा बहुत बचा उनका उसी से काम चल जाता। वही चीज़ यहाँ पे है कि लाइट की जो पड़ रही है इंटेंसिटी, वो जब पत्तियों से छन के नीचे गई छाया में, तो वहाँ पे लाइट हालांकि बहुत कम पहुँच रही है, लेकिन इनके लिए वो सफिशिएंट है, ये अपना काम चला लेते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स, स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली, वो अपना फोटोसिंथेसिस ठीक ठाक रेट पे ऑप्टिमली कर लेते हैं अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन, बहुत कम लो लाइट कंडीशन में भी, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय कनोपी ऑफ द टॉल प्लांट। कनोपी छत्र छाया, टॉल प्लांट के छत्र छाया में है, और वहाँ पे भी उनको जो लाइट थोड़ी बहुत मिल रही है उनका उससे काम चल रहा है। फोटो पीरियोडिक इफेक्ट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। फोटो पीरियड और फोटो पीरियोडिज्म क्या है। फोटो पीरियड है द फोटो पीरियड है द लेंथ ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इन 24 आवर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को 24 घंटे में कितनी देर के लिए लाइट का एक्सपोजर मिल रहा है, दैट इज फोटो पीरियड। द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ टाइम लेंथ, 24 घंटे में कितनी देर के लिए उसको लाइट का एक्सपोजर मिल रहा है, दैट इज फोटो पीरियड। एंड फोटो पीरियोडिज्म, रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द फोटो पीरियड, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियड एंड फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियड, सनलाइट 24 घंटे में उसको कितनी देर मिली, दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज फोटो पीरियड। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ऑर्गेनिज्म गेट्स रिसीव्ड द एक्सपोजर ऑफ लाइट आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ टाइम लेंथ, 24 घंटे में उसको कितनी देर मिला, फोटो पीरियड। अब उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या आया उसकी बॉडी में, फोटो पीरियोडिज्म। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट होते हैं लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। फ्लावरिंग उसमें इंड्यूस होती है एक्सपोजर ऑफ लाइट से, फ्लावर बनेगा। फ्लावर क्या था, फ्लावर था मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट था जब फ्लोरिजन बना था। फ्लोरिजन बना तो फ्लोरिजन बना लीव में, वहां से मूव होके वो आया शूट अपाइसिस पे, और शूट अपाइसिस को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है फ्लावर में। तो फ्लावरिंग होना ये डिपेंड कर रहा है, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो लाइट एक्सपोजर को रिस्पॉन्ड करते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। जिनको क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा समय के लिए लाइट एक्सपोजर चाहिए फॉर फ्लावरिंग, दे आर सेड टू बी द लॉन्ग डे प्लांट, वेयर एज दोज प्लांट विच रिक्वायर्ड द शॉर्टर टाइम ऑफ exposure to the light from the critical in comparison to the critical length time period, they are said to be came under the category short day plant. तो long day plant and short day plant. long day plant वो है जिनको लाइट का एक्सपोजर क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा, क्रिटिकल टाइम से ज्यादा चाहिए फ्लावरिंग के लिए, वो लॉन्ग डे प्लांट है। वेयर शॉर्ट डे प्लांट्स आर दोज विच रिक्वायर्ड द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट इन कंपैरिजन टू द क्रिटिकल टाइम लेंथ। क्रिटिकल टाइम लेंथ से कम में फ्लावरिंग दिखा देंगे तो वो कहलाएंगे शॉर्ट डे प्लांट। एंड देयर आर आल्सो अ कैटेगरी नोन एज डे न्यूट्रल प्लांट, जिनको इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि 24 घंटे अंधेरा रहे या 24 घंटे प्रकाश रहे, वो डे न्यूट्रल प्लांट कहलाएंगे। फर्दर इसकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में आपको मौका लगा तो जरूर बताया जाएगा। तो फोटो पीरियोडिज्म के इफेक्ट की बात हो गई कि प्लांट जो है फोटो पीरियोडिज्म
दिखाते हैं। इसी हिसाब से फोटो पीरियोडिज्म हमारे कुछ एनिमल्स भी दिखाते हैं, जिसका हम लोग डिटेल डिस्कस कर चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में मिलते हैं, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर वो जो पर्टिकुलर वेदर में एक्टिव होते हैं, पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर मंथ में एक्टिव होते हैं। तो मानिए कोई ऐसा है जिसको ज़्यादा देर के लिए लाइट का एक्सपोजर चाहिए, उसके हार्मोनल चेंजेस के लिए, हार्मोनिकली वो एक्टिव हो जाए और हीट पे आ जाए, रिप्रोड्यूस करने लगे, तो मई जून, बट ऑब्वियस है मई जून में ज़्यादा देर के लिए लाइट का एक्सपोजर हो रहा। वेयर एज दोज एनिमल्स जिनको कि आपको देख रहे हैं कि कम लाइट का ड्यूरेशन चाहिए एक्टिविटी के लिए, वो आपको दिसंबर या जनवरी में एक्टिव होते दिखाई देंगे। तो फोटो पीरियोडिज्म ना केवल इसमें फ्लावरिंग प्लांट में इफेक्ट डाल रहा है, बल्कि एनिमल्स में भी इफेक्ट डाल रहा है। द लिविंग वर्ल्ड में भी ये लाइन आई है कि फोटो पीरियड जो है ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी को या रिप्रोडक्टिव साइकिल को इफेक्ट करता है, फोटो पीरियडिज्म इफेक्ट करता है। तो उसमें मैंने आपको जब चैप्टर 1 पढ़ाया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे फोटो पीरियड को एक्सप्लेन किया है और वहाँ पे इसकी डिटेल डिस्कशन है। तो अगर आप लोग ठीक समझें तो ज़रा खंगाल लीजिए, देख लीजिए, वरना यहाँ पे इतना ही स्कोप बनता है क्योंकि मुझे दूसरे सब्जेक्ट को भी अटेंड करवाना है। तो यहाँ पे इतनी बात हो गई फोटो पीरियड की, फोटो पीरियड कैसे इफेक्ट कर रहा है प्लांट को और एनिमल को, इसकी बात हो गई। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। ओके जी, आइए फोटो पीरियड को समझें। तो फोटो पीरियड हम लोग समझ ही चुके हैं, फोटो पीरियड क्या होता है। 24 घंटे में कितनी देर उसको लाइट मिल रही है, ये है फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड हम लोगों ने देख लिया है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी या रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव साइकिल हार्मोनल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, ये चीज़ आप मेरे लेक्चर में जाइए और देख लीजिए, वहाँ डिस्कशन हो चुका कि रेटिनल न्यूरॉन्स की फायरिंग पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है और पूरा मैंने फ्लो चार्ट वहाँ बता रखा। यहाँ उसको बताने की मैं सच जरूरत नहीं समझ रहा क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। फोटो पीरियड नॉट ओनली इन्फ्लुएंसिंग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन को तो ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की उसको तो इफेक्ट कर ही रहा है, बट आल्सो इफेक्ट द फॉरेजिंग एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी। फॉरेजिंग क्या होता है, अपने खाने की खोज में निकलना। तो ये जैसे आप देखोगे चिड़िया सुबह सुबह चहपे चहपे और खाने की खोज में निकल रही हैं, तो खाने की खोज में कब निकलना है, ये उसको एक्टिविटी अपनी करने के लिए इंडिकेशन। उसके पास तो घड़ी लगी नहीं कि उसने घड़ी देखी 4 बज गए तो मूंगा जी उठाओ गाड़ी और निकलो खाना खरीद लाओ, पिज्जा जाओ खरीद लाओ, उसके पास तो है नहीं। या 2 बज गए, अब खाना भूख लग रही, तो उसको कैसे पता लग रहा, उसको सन के लाइट के एक्सपोजर से पता लग रहा कि कब मुझे खाने की खोज में निकलना। फॉरेजिंग खाने की खोज में, माइग्रेटरी आप लोग आगे पढ़ोगे, इकोलॉजी में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि साइबेरियन क्रेन जो सर्दी में मूव होके आ जाती है राजस्थान के नेशनल पार्क में, ये आगे हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। तो ये माइग्रेट करना है, कब माइग्रेट करना है, उसको कैसे आइडिया लग रहा है, लाइट के एक्सपोजर से, लाइट की इंटेंसिटी, उससे उसको आइडिया लग रहा है कि अब सर्दी आ गई, अब मुझे यहाँ से कुछ दिन के लिए बेगाना भया देश चलो, उड़ चलो, भाग चलो पूरब की ओर, कि कहीं निकल चलो, यहाँ पे अब सर्दियाँ आ गई हैं। तो कैसे उसको पता लग रहा है, बाय मीन्स ऑफ फोटो पीरियड। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपका एमसीक्यू के लिहाज से, फोटो पीरियड में क्या क्या इफेक्ट हो रहा। तो इन रिप्रोडक्शन के अलावा फॉरेजिंग एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए भी एक क्लू, संकेत, आपकी बुक में टर्म यूज हुआ क्लू, ये क्लू दे रहा है कि अब आपको खाने की खोज में निकलना है या अब आपको यहाँ से मूव होना है, और मूव होकर साइबेरियन क्रेन जो आ जाएंगे वापस चले जाएंगे समय आने पे। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन अर्थ ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ। लाइट कितनी देर के लिए पड़ रही है किसी जगह पे, कानपुर में लाइट और टेम्परेचर क्या है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों का ही स्रोत, दोनों ही आने का जो सप्लाई हो रही है लाइट की भी या टेम्परेचर की भी, वो भाई सनलाइट ही है। तो लाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, सन रेज है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ, क्योंकि सूरज दोनों की स्रोत है उत्पत्ति का। डीप इन द ओशियन, हम देखेंगे कि समुद्र की गहराई में जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जा रहे हो, वाटर कॉलम की थिकनेस बढ़ रही है, पानी का स्तंभ जो आपकी बॉडी पे है, पानी की गहराई में आप जा रहे हो, पानी की डेप्थ में जा रहे हो, तो वाटर कॉलम की लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है।
तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप और ज़्यादा प्रेशर, एक तो उसका बियर नहीं कर पाओगे, दूसरा जब आप ज़रूरत से ज़्यादा डेप्थ में चले जाओगे तो जहाँ तक सूरज की किरणें पेनिट्रेट करके पहुँच रही हैं वहाँ तक तो रोशनी है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि सूरज की किरणें अब उसको और पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। ये शायद एक बार पहले भी मैंने डिस्कशन किया था, तब ये बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि आप किसी को चाकू मारें, किसी को गोली मारें और किसी को बम कट्टा मारें या किसी को AK-47 से, और किसी को आप भीष्म टैंक से मारें गोला, तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी डेप्थ तक पेनिट्रेट करता चला जाएगा। पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करती है कितनी फोर्स है किसी चीज़ में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 500 मीटर के अगर हम और ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं तो वहाँ पे सूरज की किरणें पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। तो उसके नीचे जब आप जाएंगे बिल्कुल घना घुप अंधियारा होगा, घटा घुप अंधियारा होगा। उसके आगे सूरज की किरणों में इतनी क्षमता ही नहीं है, इतनी उसमें पेनिट्रेटिंग पावर ही नहीं है कि पेनिट्रेट करके और गहराई तक जाए। डीप इन द ओशियन दैट इज मोर देन द 500 मीटर द एनवायरनमेंट इज डार्क। वहां पे घना घटाटोप अंधियारा है एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। और वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म, भाई बेंथिक एनिमल्स जो है, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो तलहटी में रहते हैं बिल्कुल नीचे, उनको यही नहीं पता, वो सूरज के अस्तित्व से जानकारी नहीं है उनको कि सूरज नाम की कोई चीज़ है। हम लोग को तो पता, हम लोग देखते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो हम लोग की जानकारी हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ हो जो हमारी नॉलेज में ही नहीं है और इस धरती पे, इस ग्लोब पे या इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हो। इसी तरह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो 500 मीटर के ज़्यादा डेप्थ में पाए जा रहे हैं ओशियन वगैरह में, वहाँ तक सूरज की किरणें पहुँच ही नहीं रही। तो बेसिकली दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सन। कि हमारा एक जो प्राइम जो सोर्स है, जो एक ही सोर्स है, वो सोर्स सन की प्रेजेंस से वो अनभिज्ञ है, अनजान है, क्योंकि उन्होंने आज तक सनलाइट देखी ही नहीं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी देन? हम लोग कहते हैं कि सूरज की रोशनी ही इस दुनिया को चला रही है। तो वहाँ पे जो नीचे बिल्कुल रह रहे हैं, वहाँ पे उनको सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से उन लोग को एनर्जी मिल रही है, बेसिकली ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो सर्टेन चीज़ों का, एलिमेंट्स का, केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, उनसे जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी की सहायता से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो भी अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी उनको वहाँ कहाँ से मिल रही है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा निकलने वाली एनर्जी उनको मिल रही है। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है, ये भी MCQ के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। एक तो कितनी गहराई के नीचे, और दूसरा क्या वहाँ पे सोर्स है। ये आपके 3 MCQ इस वाली स्लाइड से बन रहे हैं, जो बन सकते हैं कि समुद्र की गहराई में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स को सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो एक दिया रहेगा सनलाइट आपको बरगलाने के लिए, तो सनलाइट उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। एक्सर्गोनिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ organisms found at the bottom of the ocean या at the great depth of the ocean या benthic type of organism। इसको मतलब समझ लीजिए, रटने की क्या जरूरत है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि समुद्र की गहराई में जहाँ पे सूरज की किरणें। एक इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग का बनता है कि हमारा कौन सा एल्गा, 3 टाइप का एल्गा है अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा। तो पूछता है कि समुद्र की सबसे ज्यादा गहरी डेप्थ में कौन सा टाइप का एल्गा आपको मिलेगा, क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी या रोडोफाइसी। तो आपको याद में रखना है रोडोफाइसी मिलता है, रोडोफाइसी मिलता है। रोडोफाइसी एल्गा की एक खास बात यह है, जैसे जैसे आप समुद्र के पानी में ऊपर की गहराई से नीचे की तरफ जाते हैं तो रेड एल्गा का कलर चेंज होता चला जाता है, जिसे गॉडिकॉप्स इफेक्ट बोलते हैं। गॉडिकॉप्स इफेक्ट आपकी बुक का है नहीं, आकाश के मॉड्यूल में दिया हुआ है, शायद एलन के मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। और इसमें यह है कि जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में जा रहे हो, रेड एल्गा का कलर बदलेगा। जो ऊपर ऊपर होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, जो नीचे नीचे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट R-फाइकोइरिथ्रिन। और जो ऊपर ऊपर है उनमें मिल रहा है R-फाइकोसाइनिन। R-फाइकोसाइनिन ब्लू कलरेशन देता है, वेयर इज R-फाइकोइरिथ्रिन रेड कलरेशन देता है अपीयरेंस में। तो R-फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गा में मिल रहा है जो ग्रेट डेप्थ में, बिकॉज R-फाइकोइरिथ्रिन
एबल टू एब्जॉर्ब द ब्लू कलर लाइट, ब्लू कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ब्लू कलर की लाइट सबसे ज़्यादा डेप्थ तक पहुंचेगी अकॉर्डिंग टू द विबग्योर। ब्लू कलर की लाइट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा उसमें पेनिट्रेटिंग पावर। दैट्स वाई ब्लू कलर की लाइट, अब भाई लाइट आपने डाली, उसमें से जो जो वेवलेंथ की लाइट पेनिट्रेट करती है, अब कितनी भेदन क्षमता है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता ब्लू कलर की लाइट, वो सबसे ज़्यादा डेप्थ में जा रही है। ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट R5 एरिथ्रीन, वो जो रेड एल्गा में मिल रहा है, इसीलिए रेड एल्गा आपको तीनों में सबसे ज़्यादा गहराई पे मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में जा रहे हैं किरणों की मात्रा कम होती चली जा रही है, जिसमें जितनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर वो सबसे ज़्यादा गहराई तक जा रही है। तो ब्लू कलर की लाइट, जो वॉयलेट कलर की लाइट आप कहिए, सबसे ज़्यादा गहराई तक जा रही है, उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? R5 R5 की वजह से रेड एल्गा रेडिश दिख रहा, और R5 की वजह से ब्लूइश दिखता है। वो रेड एल्गा जो समुद्र के पानी के ऊपर ही लगभग थोड़ी सी डेप्थ में, ऊपर वाली सरफेस पे कह लीजिए, या ऊपर वाले लेयर में कह लीजिए, या ऊपर के हिस्से में कह लीजिए, उसमें आपको ब्लू कलर का दिखेगा, और जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे कलर चेंज होते हैं का आपको आभास होगा। तो इसको हम लोग बॉडी का ऑप्सिस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड चीज़ें देखिए आज के लेक्चर में 2 बार मैं इधर उधर आए बाएं दाएं हुआ हूँ, लेकिन वो उसी से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसका एक तरह से मैं आपको रिपीटिशन बता रहा हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ओके जी, चलिए अगली स्लाइड पे चलें। ये बात आपको समझ में आ गई कि समुद्र की गहराई में बिल्कुल अंधेरा, वो ना जानकार है, उनको पता ही नहीं कि सूरज भगवान भी हैं कोई इस ब्रह्मांड में, उनके लिए एनर्जी कौन? एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन। ओके, और फिर ये वाला क्वेश्चन कि तीनों तरह के आपके एल्गा में से कौन सा एल्गा, विच टाइप ऑफ एल्गा फाउंड इन द ग्रेटर डेप्थ ऑफ ओशियन, तीनों में से कौन सा? रोडोफाइसी, रेड एल्गा। और रेड एल्गा में फिर ये पूछा जाता है कि रेड एल्गा जो मिल रहा है वो इतनी डेप्थ में क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और क्या है, ब्लू कलर की लाइट की जो वेवलेंथ है सबसे कम, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा। ठीक, चलिए आगे चलें। हाँ जी, तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी, तो हम लोग का विजिबल स्पेक्ट्रम, उसको हम लोग देखते हैं। विजुअल स्पेक्ट्रम को हम लोग बांट देते हैं विबग्योर में, वॉयलेट, इंडिको ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो नियर अबाउट आपका 400 से चालू होके 700 760 तक ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ होती है। द स्पेक्ट्रल क्वांटिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। अब ये हमारे जीवन के लिए इसकी स्पेक्ट्रल क्वांटिटी जो है, सोलर रेडिएशन की स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, जब आप प्रिज्म से उसको निकालते हैं तो ये अपने घटक में, कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है लाइट, और आपको एक इंद्रधनुष, रेनबो जिसको हम लोग बोले, या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आपको मिलता है। ठीक है जी, द स्पेक्ट्रल क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। और जीवन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भैया? ये हम लोग देखेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ब्लू लाइट और रेड लाइट का होता है, उसी में सबसे ज़्यादा आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। द अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म। अब आप इधर देखिए, विजिबल से कम की तरफ आप चले, वायलेट से कम की तरफ आप चले, अल्ट्रावायलेट में आ गए, और आप रेड से आगे चले, इंफ्रारेड में आ गए। तो आपका जो ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, वायलेट इस एक्सट्रीम पे, रेड इस एक्सट्रीम पे, तो ये सबसे कम वेवलेंथ, ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। इससे इधर चले फार रेड, इससे इधर चले अल्ट्रावायलेट। वो अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट बोल रहा है, अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल। ये हार्मफुल है अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट टू मैनी ऑर्गेनिज्म, कई सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर द मैराइन प्लांट्स लिविंग एट द ग्रेटर डेप्थ ऑफ द ओशन। जो चीज़ अभी मैंने बात करी कि भाई जैसे जैसे सूरज की किरणें पानी की गहराई को भेदती हुई नीचे तक जा रही है, जिसमें जितनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर वो उतनी डेप्थ तक जाएगा। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसमें होगी? सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, वो सबसे ज़्यादा डेप्थ तक पहुँचेगी। जिसमें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी कम, वो कम डेप्थ तक जाएगी। यही चीज़ वो कह रहा है। वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल, ये सारे के सारे कंपोनेंट विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं।
उसको हम लोगों ने फर्दर बांट दिया है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में जो कलरेशन हमको दिखता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट्स, उसमें समुद्री जीव जंतुओं के लिए, समुद्री पौधों के लिए ये पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो डेप्थ में है, जितनी वहां पे लाइट पहुंच रही है, जिस कलर की लाइट पहुंच रही है उसको वही तो मिल रही है, पूरा स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा। जबकि जो सॉइल अर्थ पे है उसको तो पूरा स्पेक्ट्रम मिल रहा। अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट्स लिविंग एट ग्रेटर डेप्थ ऑफ ओशन, विच कलर ऑफ लाइट रीचेस द ग्रेटर डेप्थ एंड वाई, तो ये भी आपको एक्सप्लेन हो चुका कि किस कलर की लाइट सबसे ज्यादा डेप्थ तक पहुंचेगी, ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा डेप्थ तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया तीसरा हमारा डिस्कशन कंपोनेंट का, जो कि था लाइट। चौथा कंपोनेंट आ रहा सॉइल। अब कृपा करके आप लोग सॉइल जो है केवल एनसीईआरटी का पढ़िएगा, उसके अलावा एलन आकाश का मॉड्यूल लेके ना बैठ जाइएगा, क्योंकि उसमें सॉइल की इतनी ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। या ट्रू मैथ बायोलॉजी आप उठा लीजिए, देखिए सॉइल की ही पूरी थीसिस हो जाएगी। हमें नहीं करनी भाई, आप पिछले 5 साल का उठा लीजिए जो आपके क्वेश्चन आए हैं नीट में, और देख लीजिए सॉइल से कोई क्वेश्चन जो आप ये सेक्शन जो एनसीईआरटी का सॉइल का दे रखा उसके अलावा बाहर से पूछा हो। तो समय के साथ चलिए, स्मार्ट बनिए, अपनी सोच को बदलिए। बहुत ज़्यादा हम इधर से पढ़ ले उधर से पढ़ ले, अरे पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिलेक्शन चाहिए नीट में। उस लिहाज से अप्रोच रखिए। आप 2020 मैच खेलने जा रहे हैं, ऋषभ पंत की तरह बैटिंग सीखिए। 5 डे मैच राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग दिखने में तो अच्छी लग रही, क्लासिकल लग रही है, लेकिन स्कोर नहीं होगा। आपने ये देखना है कि आप किस फॉर्मेट में जा रहे हैं, उस फॉर्मेट के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसको चूज करिए। ये मेरी एक आपको बिन मांगी सलाह, और बिन मांगी सलाह ज़्यादातर केस में डिस्कार्ड कर दी जाती है और देने वाले को दुत्कारा भी जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग का वेल विशर हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सॉइल को आप कृपा करके और किसी भी बुक से या किसी दूसरे के साथ कि सॉइल को हम ये देख लें वो देख लें, सॉइल ग्रेन साइज क्या है, सॉइल टाइप क्या है, सॉइल ट्रांसपोर्ट ओके आई कि वहीं पे इंडिजिनस बनी, लूमी सॉइल है कि फलानी सॉइल है, वो सब बातें बिल्कुल बेकार है। उस पर कृपा करके ध्यान ना दीजिएगा। तो अगले सेक्शन पे आते हैं, सॉइल पे। हाँ जी, चलिए हम लोग आखिरी कारक को डिस्कस करें, सॉइल को। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग? टेम्परेचर, वाटर, टेम्परेचर सबसे पहले डिस्कस किया, उसके बाद वाटर, उसके बाद सनलाइट, उसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं सॉइल पे। ठीक है जी, चलिए। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। आप देखेंगे कि सॉइल, भूमि का, मृदा का जो आपको टाइप या नेचर प्रकृति मिल रही है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिल रही है। तो नेचर में क्या चीज़ आएगी? हम जो बोल रहे हैं कि सॉइल का नेचर अलग है, उसके कण का साइज, सॉइल ग्रेन कैसा, उसका एग्रीगेशन कैसा, वो आपस में होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इट इज़ डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। और ये जो नेचर का टाइप है, अपना सॉइल का नेचर है, किस पे डिपेंड कर रहा? क्लाइमेट, मौसम पे, इन्वायरमेंट, वातावरण, क्लाइमेट, वहाँ का आबो हवा, मौसम। इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। द वेदरिंग प्रोसेस, चट्टानों के टूटने को वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। चट्टानों के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री। तो एक तो उसका चट्टानों के टूटने से किस तरह से क्या प्रोसेस हुआ, दूसरा ये ट्रांसपोर्ट होके कहीं से सॉइल आई है या यहीं पे इसका लेयरिंग से सेडिमेंटेशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, यहीं पे सेडिमेंटेशन एक के ऊपर एक लेयर बिछने से बनी है सॉइल, या कहीं से बह के आई है, हवा के साथ उड़ के आई है, पानी से बह के आई है, या आप लोग खुद ही कहीं से भर के ले आए हो। तो द वेदरिंग प्रोसेस, चट्टानों का टूटना, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, कहीं दूसरी जगह से लाई गई है, और सेडिमेंट्री, या उसका वहीं पे सेडिमेंटेशन के द्वारा फॉर्मेशन हुआ। एंड हाउ डेवलपमेंट अकर्स, और इसका ये जो प्रोसेस है, ये विकास कैसे हुआ है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर कैसा होगा। ग्रेन साइज, सॉइल के नेचर में हमें, एक्सक्यूज मी, सॉइल के नेचर में फोकस क्या करना है? ग्रेन साइज, सॉइल के कणों का साइज क्या है, एंड एग्रीगेशन, और वो आपस में कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमिन द परकोलेशन। अब ग्रेन साइज और उसका एग्रीगेशन, इस बात पे उससे ये बात निर्भर होगी कि परकोलेशन कितना हो जाएगा। परकोलेशन का मतलब है कि रेन वाटर को कितना वो अपने अंदर सिप कर जाएगा, कितना रेन वाटर, ये कहने का मतलब है कि रेन वाटर कितना एंटर हो जाएगा सॉइल के अंदर। ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमिन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और पानी जो आपने बहाया, मानिए 2 बाल्टी पानी डाला, तो कितना परकोलेट करके अंदर चला गया या कितना उस पर रन अवे हो गया, बह गया, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ग्रेन साइज पे, सॉइल के कणों के साइज पे और उसके एग्रीगेशन पे। परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब आपने पानी डाला, पानी उसने फॉर टाइमिंग एब्जॉर्ब किया, लेकिन कितनी देर होल्ड किया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या, या कितना पानी होल्ड कर सकती है, पानी को कितना सॉइल होल्ड कर सकती है। डिटरमिन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना पानी अंदर चला जाएगा और कितना पानी वो होल्ड कर पाएगी, ये डिपेंड कर रहा है ग्रेन साइज पे और एग्रीगेशन पे। ठीक है जी, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमिन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद पैरामीटर, ये जो विशेषताएं हैं, ग्रेन साइज क्या है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ये पैरामीटर अलोंग विद पीएच वैल्यू क्या है सॉइल की, मिनरल कंपोजिशन कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, ऊपर की लेयर की बनावट कैसी है, डिटरमिन टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये सारी बातें भाई ग्रेन साइज और परकोलेशन, ग्रेन साइज, परकोलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ग्रेन साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये किस पे डिपेंड हो रही है, ग्रेन साइज एग्रीगेशन डिटरमिन कर रहा परकोलेशन और वाटर होल्डिंग को। परकोलेशन और वाटर होल्डिंग, कितना पानी आ जाएगा, कितना वो होल्ड कर सकता है, अलॉन्ग विद पीएच वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर उसका कितना है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, टोपोग्राफी ऊपर लेयर की बनावट कैसी है, इन सब बातों पे डिपेंड हो रहा है कि वहाँ वेजिटेशन कैसी उगेगी, कैसे प्लांट उगेंगे। मानिए कोई ऐसी सॉइल हो जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ऐसे वेजिटेशन हो पाएगी जिनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, या पानी को वो जो भी मिले उसको वो सहेज के रख सके। यही बात, मतलब वेजिटेशन कैसा होगा, वहाँ पौधे कैसे उगेंगे, डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर कैसा है, और सॉइल की नेचर डिपेंड करती है कि सॉइल ग्रेन साइज कैसा है, उसकी परकोलेशन कैपेसिटी क्या है। ठीक, तो सॉइल ग्रेन साइज और परकोलेशन इस बात पे ये डिफाइन कर रहे हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, परकोलेशन इस बात को डिफाइन करेंगे अलॉन्ग विथ कि पीएच वैल्यू उसकी सॉइल की क्या है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, टोपोग्राफी कैसी है, ये सारी बातें मिलके इस बात को इफेक्ट डालेंगे कि वहाँ कौन सी वेजिटेशन होगी। और वेजिटेशन जैसी प्रोडक्टिविटी वैसे उस पर रहने वाले कंज्यूमर। अगर प्लांट्स वहाँ पे जो उग रहे हैं उन प्लांट्स को जो यूज़ कर सकता है एज अ फूड, या जो उन प्लांट्स से अपना फूड डिराइव कर सकता है, वही वाले एनिमल्स तो वहाँ पे होंगे, दूसरे एनिमल्स थोड़ी ना होंगे। तो एनिमल वहाँ पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का वेजिटेशन है। वेजिटेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितना है, सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल कैसी है, सॉइल का नेचर किस बात पे डिपेंड करता है कि सॉइल के ग्रेन का साइज क्या है और उसकी परकोलेशन कितना हो रहा है। सॉइल ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमिन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हर चीज देखिए एक दूसरे से जुड़ी है। सॉइल कैसी है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है, भाई ट्रांसपोर्टेड है, वेदरिंग से बनी है कि सेडिमेंटेशन से बनी है। तो यही इसी से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा, और ज़्यादा ना पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 2-3 बातें हैं। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी कर रहा है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। पहली बात तो नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉइल का क्लाइमेट पे। पहला यहाँ पे मैं इसको MCQ के लिए हाईलाइट कर दूं। द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, तो सॉइल जो बन रही है चट्टानों के टूटने से बनी है, वेदरिंग प्रोसेस से बनी है। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, या तो सॉइल कहीं से लाई गई है या सेडिमेंटेशन के द्वारा बनी है, और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। ग्रेन साइज, इसके अलावा सॉइल का ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमिन, ये सब बातें मिलके इस बात को निर्धारित कर रही हैं कि परकोलेशन
एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की कितनी है, और इन्हीं सब बातों से डिफाइन हो रहा है। साथ में साथ इन सब बातों के अलावा पीएच वैल्यू, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी से कि वहाँ किस तरह का वेजिटेशन होगा, किस तरह के पौधा उगेंगे, किस तरह के पौधे होंगे, और वेजिटेशन की वैरायटी या वेजिटेशन के टाइप पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह के एनिमल्स वहाँ पे उस वातावरण में सर्वाइव करेंगे। द एनिमल्स जो उस पर सर्वाइव कर रहे हैं एक्सटेंड टू द वेजिटेशन, और ये इंटर्न किस तरह का एनिमल्स है। इसी तरह से उसने बोला है कि ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल लैंड की कंडीशन में। एक्वेटिक कंडीशन में सेडिमेंटेशन चीज़ है ये कि जो सॉइल की वाटर बॉडी के बिल्कुल तलहटी में, सरफेस पे, बॉटम पे जाके चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। भाई वहाँ पे कोई फिश मरी बड़ी थी तो उसका दाह संस्कार कौन करेगा या उसको दफनाए कौन, वो जाके गिर के कहाँ पहुँच जाएगी, एट द बॉटम ऑफ द वाटर रिसोर्स, वाटर बॉडी के बॉटम पे जाके गिर गई। तो सेडिमेंटेशन हो रहा है। सेडिमेंटेशन का टाइप इस बात को निर्धारित करेगा कि किस तरह के बेंथिक एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। बेंथिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी सर्वाइव करते हैं, बिल्कुल बॉटम पे होते हैं, वो बेंथिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो बेंथिक एनिमल्स का टाइप या बेंथिक एनिमल्स कौन से होंगे, इस बात पर डिपेंड करता है कि सेडिमेंटेशन किस चीज कैसा हो रहा है। सेडिमेंटेशन की क्वालिटी या टाइप कह लीजिए या वैरायटी कह लीजिए। सेडिमेंटेशन की वैरायटी इस बात को निर्धारित करती है कि बेंथिक एनिमल्स वहाँ पे कौन से होंगे। ठीक है जी। तो सॉइल में आपने 2-4 बातें हैं जो मैंने हाईलाइट करी है कि पहले तो कि सॉइल का टाइप या प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही, क्लाइमेट पे, और इसके अलावा वेदरिंग प्रोसेस, सॉइल ट्रांसपोर्टेड है कि सेडिमेंट्री है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, और ये सारी बातें सॉइल का टाइप या सॉइल की क्वालिटी कौन निर्धारित कर रहा है, उसका ग्रेन साइज और एग्रीगेशन। ग्रेन साइज और एग्रीगेशन ये निर्धारित कर रहे हैं कि पर्कुलेशन कितना होगा, कितना पानी चला जाएगा और कितने को वो होल्ड कर पाएगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक along with some other parameters, तो percolation and water holding capacity along with pH value, mineral composition and topography, वो इस चीज़ को निर्धारित कर रहे हैं कि वहाँ किस तरह के पौधे होंगे और किस तरह की वेजिटेशन, उस वेजिटेशन पे किस तरह के एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, उसी तरह के एनिमल्स उस पर्टिकुलर आपके कई एरिया में मिलेंगे। ओके जी, चलिए आगे चले। तो यहाँ पे आके आपके ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट में हम लोगों ने 4 फैक्टर या 4 आपके कंपोनेंट कह लीजिए पढ़ लिए हैं। कौन कौन से जी? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। आगे चलते हैं अब हम लोग कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स कैसे करता है। हमारे चारों तरफ का वातावरण, हमारे पीछे भी कोई दिवाली का भी बम छूटे तो हम एकदम से आगे भाग जाएंगे। हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर को या इन्वायरमेंट को, क्या करते हैं उसको देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखें रिस्पॉन्सेस टू ए बायोटिक फैक्टर। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि इन्वायरमेंट जो है बायोटिक और बायोटिक फैक्टर से बना है, जिसमें हम लोगों ने बायोटिक फैक्टर में 4 की बातें कर ली। टेम्परेचर की बात कर ली, वाटर की बात कर ली, सनलाइट की बात कर ली, सॉइल की बात। अब हम देखें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो ये बायोटिक फैक्टर है उनको कैसे रिस्पॉन्स करता है, उनके साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाता है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, इन बातों को देखते हैं। तो वी नो दैट एबायोटिक कंपोनेंट्स या कंडीशंस, वी नो दैट एबायोटिक कंडीशंस में वेरी इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हम जानते हैं कि एबायोटिक कंडीशन जो होंगी डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट होंगी। ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द ऑर्गेनिज्म कोप विद द स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब जब डिफरेंट होंगी तो जरूरी नहीं हर बार फेवरेबल कंडीशन हो, कई बार ऐसी कंडीशन होगी जो हमारे लिए दुरूह परिस्थिति है, हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब भाई चेंज हो रही है, कंडीशन चेंज हो रही है, तो कंडीशन चेंज होने में कई बार एक ऐसा भी सीन बन जाएगा कि हमारे लिए परिस्थिति अच्छी नहीं है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, पानी पीने को नहीं मिल रहा, 2 दिन आप कहीं ऐसी जगह फंस गए तो क्या होगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द ऑर्गेनिज्म कोप विद द स्ट्रेसफुल कंडीशन, की कैसे ऑर्गेनिज्म को सामना करता है, मुठभेड़ करता है, इन चीज़ों को समझता है, सामना करता है विद स्ट्रेसफुल कंडीशन की, जब कंडीशंस जो है फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। नाउ द क्वेश्चन, पहली बात तो अब हम ये डिस्कस करें कि कैसे वो स्ट्रेसफुल कंडीशन का सामना कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने ना कि ये जो वेरिएबल हो रहा है उससे हम बॉदर क्यों हो रहे हैं, हम उससे फर्क क्यों पड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कंडीशन जो बदली
कंडीशन बदलने से हमारे लिए फर्क ये पड़ा कि ये कंडीशन हमारे लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बाहर आग लगे या बाहर पानी बरसे, उससे हम इतना बॉदर, हमें क्यों इतनी चिंता हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बॉदर ऑर्गेनिज्म। अब ये क्वेश्चन एक उसको समझने से पहले कि हम कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, पहले तो हम ये समझे ना कि ये जो एक्सटर्नल कंडीशन है जो बदल रही है हमें परेशानी क्यों कर रही है, परेशानी का सबब क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बॉदर ऑर्गेनिज्म। One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment within the body that permits all the biochemical and physiological functions to proceed with maximum efficiency. हम ये मान के चलते हैं और ये उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, कि हम देख रहे हैं कि ये जो हजारों लाखों साल बीत गए हैं, इन हजारों लाखों साल में जैव विकास हुआ, डेफिनेटली हुआ, उसके एविडेंसेस हैं आपके पास। तो जैव विकास के क्रम में वन शुड एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, कि ये जो हजारों लाखों साल का समय बीत गया है और ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये स्पीसीज हजारों लाखों साल से इस धरती पे है। मैनी स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज ने वुड हैव इवॉल्व, बना लिया होगा तरीका, वुड हैव इवॉल्व, मैनी स्पीसीज वुड हैव इवॉल्व आ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। उन्होंने ये तरीका बना लिया होगा या ये ऐसा कुछ ना कुछ सामंजस्य बिठा लिया होगा कि उनकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस ना हो। इंटरनल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर वगैरह, पीएच वगैरह, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू बॉडी फ्लूइड की मेंटेन रहे, ऐसा कुछ ना कुछ तरीका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, इतने टाइम बीतने के साथ बना लिया गया होगा। दैट परमिट्स, तो अगर इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन है तो बाहर कुछ भी हो हमें क्या मतलब, हमारा अगर इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन है तो बाहर कुछ भी हो हमें क्या मतलब। तो हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है हमारी बॉडी की, उसमें जो एंजाइम्स हैं जो काम कर रहे हैं, जब आपने उसको एक तरह का कांस्टेंट इन्वायरमेंट दे दिया है तो प्रॉपर काम करते रहेंगे, अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करते रहेंगे। That many species would have evolved a relatively constant internal environment within the body that permits all the biochemical and physiological functions to proceed with maximum efficiency। निर्बाध रूप से हमारी बॉडी काम करती रहेगी अगर इस तरह से बना लिया हो तरीका कि हमने ये सिस्टम इवॉल्व कर लिया हो। और मैनी स्पीसीज से हम ये उम्मीद लगाते हैं कि ये सिस्टम उन्होंने अपना लिया होगा, उन्होंने कर लिया होगा, क्योंकि जैविक विकास हुआ और जैविक विकास में किसी भी ऑर्गेनिज्म की विकास की जो इवोल्यूशन का जो प्राइम एम है क्या है कि अपना सर्वाइव करो सबसे पहले तो, और उसके बाद खूब सारे योगदान दे दो जनसंख्या में। तो ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग, तो अपना भी सर्वाइव और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाना भी, ये प्राइम एम है। इवोल्यूशन के पीछे भी यही है। अगर परिस्थितियां दुरू हुई, हमारे अस्तित्व में संकट आया, हम नहीं बचेंगे तो हमारे जैसे कैसे बचेंगे। सबसे पहले तो हमें उससे कोप अप करना, हमें अपने को बचाना। उसके बाद ये बचा भी लिया, लेकिन ये भी पता है कि हम डेट ऑफ बर्थ तो मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन एक्सपायरी भी लिखी है यहाँ पे, एक दिन जाना भी है। तो जाने से पहले कुछ रचनात्मक कर जाए, भारत की जनसंख्या में सहयोग दे जाए। ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग के लिए, और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि हुआ क्या। हाँ, ये उम्मीद हम कर सकते हैं, हर ऑर्गेनिज्म से, हर स्पीसीज से ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि भाई ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, ये पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारा जो समय बीत गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए, हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कर लिया होगा। लेकिन आगे हम देखेंगे क्या हर ऑर्गेनिज्म ऐसा कर पाया है। हर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाया है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखे। उसकी डिस्कशन अगली स्लाइड में। हाँ, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन हर ऑर्गेनिज्म कर ले, जिससे कि उसके शरीर में जो प्रतिक्रियाएं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, वो निर्बाध रूप से उसी तरह से होते रहें, फुल एफिशिएंसी से होते रहे। लेकिन एक्चुअल सीन क्या है, ये तो एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल सीन क्या है वो अगली स्लाइड में आपके डिस्कशन के लिए आ रहा। ठीक, हाँ जी, आगे आइए, चलिए चले आगे। द consistency of its internal environment could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of body fluid
Ideally, then the organism should try to maintain the consistency of its internal environment. हम बोल रहे हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट उसका कांस्टेंट रहे, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्चुअली हम इंटरनल एनवायरनमेंट जो बोल रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं, द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, कि इसका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट दायरे में रहे, ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर। तो प्राइम फोकस हमारा किस पर है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है उसकी बॉडी का एक नैरो रेंज में रहे, ऑप्टिमल रेंज में रहे, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को ना मिलेगी, फिक्स रहे ऑलमोस्ट, जैसे कि हम लोग की बॉडी का ऑलमोस्ट फिक्स रहता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लिमिटेड फिक्स रहे ऑलमोस्ट। आइडियली देन, इसलिए हम कह सकते हैं, आदर्श रूप से कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। तो आदर्श रूप से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की ये होनी चाहिए कोशिश, ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे, शुड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अ प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस, उस प्रोसेस को हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस मीन टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन अ नैरो रेंज और फिक्स इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में एज सच हम लोग जो क्लास 12 या एनसीईआरटी में फॉलो करते हैं, हम लोग थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, केवल थर्मो रेगुलेशन ऑस्मो, लेकिन अपने लेवल पे आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आप बना रहे हो, नथिंग बैड, कोई दिक्कत नहीं, बना लो कि हम लोग अपनी बॉडी को होम्योस्टेसिस में थर्मो रेगुलेशन करना, थर्मल रेगुलेशन करना और ऑस्मोटिक हमें ऑस्मो रेगुलेशन करना है, पीएच वैल्यू वगैरह मेंटेन रखनी है, मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, अ प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस, उस प्रोसेस का नाम होम्योस्टेसिस है। डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस, इस बात से बेखबर या इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर क्या हो रहा, बाहर का वातावरण खूब बदले, अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वाटर में रह रहे हैं, बाहर अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, पीएच वैल्यू चेंज हो रही है, अगर हम मेंटेन कर रहा है, अगर तो हम मेंटेन रखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे और पीएच वैल्यू मेंटेन रखेंगे। ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो तो आगे हम लोग देखेंगे कि स्पाइसेस वगैरह ये होम्योस्टेसिस करती हैं कि नहीं करती या क्या है, ठीक है जी, थर्मल रेगुलेशन करती हैं कि नहीं करती या क्या है, वो आगे देखते हैं। तो अभी के लिए ये बात हो रही है द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन अ नैरो रेंज रखना है, उसमें दो चीज मेन है, इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अपने लेवल पे हमें ये हम लोगों ने डेवलप कर ली है सोच कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रखना है और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की कोशिश ये होगी कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट की कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे और इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को या इस तरह से जो काम करने का तरीका है उसको हम होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं। और इस बात से बेखबर हमें नहीं फर्क पड़ता कि बाहर क्या हो रहा, ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का कारण क्या है कि हम ऑप्टिमम कंडीशन हमें मिले और हम बेटर परफॉर्म करें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनने का बिल्कुल परफॉर्म करें। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखते हैं। नाउ सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज और हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विशेस टू मेंटेन इट। मान लीजिए आप अपना उठा लीजिए कि हम लोग को ऐसा लगता है कि 25-26 डिग्री टेम्परेचर हो तब हमारे लिए सबसे बढ़िया है। सर्दी है तो कहाँ पर है, 4 स्वेटर पहने, गर्मी है तो पसीने बाहर है, और 25 डिग्री 26 डिग्री टेम्परेचर पे प्लेजेंट माहौल, आपका मूड भी अच्छा और आप बेटर परफॉर्म भी कर लो, आपने 4 स्वेटर नहीं पहन रखे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कह लीजिए या वर्किंग एफिशिएंसी कह लीजिए या ईज कह लीजिए कि हम एट ईज है, हमें बिल्कुल फटने का मजा आ रहा। कब आ रहा जी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज और हर, क्योंकि यहाँ पे जेंडर मायने नहीं रखता, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, उसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत जी बहुत खुश, वाह,
एंड विशेस टू मेंटेन इट, तो उसकी कोशिश क्या रहेगी कि मैं इस टेम्परेचर को मेंटेन करूं, कि इस टेम्परेचर पे तो एकदम बिल्कुल हमें किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। तो हमारी क्या कोशिश रहेगी, कोई भी हो ऑर्गेनिज्म, उसकी कोशिश रहेगी कि इस टेम्परेचर को मेंटेन रखे। सो इवन व्हेन इट इज स्ट्रोचिंगली हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, इट कुड बी अचीव्ड एट होम। तो है क्या, बाहर भले कितनी सर्दी पड़ रही हो, बर्फबारी हो रही हो, या बाहर आग लगी हो, मई जून में खूब गर्मी पड़ रही हो, लेकिन हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और मेंटेन कैसे करेंगे, इट कुड बी अचीव्ड एट होम। घर पे कर सकते हैं, हीटर कूलर का प्रयोग करके। गर्मी है, आपने एसी लगा लिया, सर्दी है, आपने हीटर लगा लिया। इन द कार में कर सकते हैं, कूलर एसी वगैरह, वही एसी चला के आप ब्लोअर चला के हॉट एयर या कोल्ड को आप महसूस कर सकते हो, टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हो। ट्रैवलिंग, वाइल ट्रैवलिंग एट वर्क बाय यूजिंग एसी कूलर और हीटर, तो अगर आप घर में हो मेंटेन कर लोगे, कार में ट्रैवल कर रहे हो मेंटेन कर लोगे, अगर आप वर्क प्लेस पे हो, अपने ऑफिस पे हो, मेंटेन कर लोगे। भाई ऑफिस में यही सब आर्टिकल आप अपने लगा लोगे, इंस्टॉल करवा लोगे, कूलर एसी या फ्रिज वगैरह या हीटर वगैरह, कि सर्दी के हिसाब से आपने सर्दी गर्मी में आपने अपने सराउंडिंग में, आपका जो अपने सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है उसको आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, देन हिज और हर परफॉर्मेंस वुड ऑलवेज बी मैक्सिमम रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम और हर। अगर इस तरह से हो गया तो आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, वर्किंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। Hence, here the person's homeostasis is accompanied not through the physiological but artificial mean। लेकिन यहाँ पे जो तरीका हमने अपनाया है वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक होता तो हमारी बॉडी खुद ही ये करती, लेकिन हमने प्राकृतिक तरीका, कृत्रिम तरीका अपनाया है, क्योंकि हम अपने अंदर का तो मेंटेन कर सकते हैं, बाहर को हम थोड़ी ना बदल सकते हैं। तो हमने जहाँ पे ऑफिस में हम रह रहे क्लोज एम्बियंट में, 10 बाई 10 का कमरा होगा या 20 बाई 20 का होगा, आपने वहाँ पे कूलर एसी उसी हिसाब से 1 टन का या 1.5 टन का या 2 टन का स्प्लिट एसी, विंडो एसी, जो भी चाहे लगवा लिया, या आपने हीटर लगवा लिया। तो हीटर या एसी का इस्तेमाल करके आप अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर को अपने मनमाफिक बदल लो। तो ये एक तरह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ना हो के आर्टिफिशियल तरीका है। बाय आर्टिफिशियल मीन, फिजियोलॉजी का इसमें कोई भी शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर की क्रिया का कोई भी योगदान नहीं है बाहर के वातावरण को मेंटेन करने में। Here the person's homeostasis is accompanied not through the physiological but artificial mean। तो होम्योस्टेसिस, भाई बाहर अगर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल तो चेंज होगा। तो एक तरह से होम्योस्टेसिस हमने मेंटेन कर ली है बाय आर्टिफिशियल मीन। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अब ये तो हो गई हम ह्यूमन बींग्स की बात। अब आपका कुत्ता है, बुलडॉग है, वो थोड़ी ना कूलर एसी खरीद लाएगा, लगवाएगा। तो वो बात हो रही है हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद सच टाइप ऑफ सिचुएशन, कि अगर इसी तरह की सिचुएशन मानिए किसी और ऑर्गेनिज्म को फेस करनी पड़ रही है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा या वो क्या कर सकता है। चलिए इसका डिस्कशन अब हम लोग करें। हाँ जी, अब हम लोग बात कर ले रिस्पॉन्सेस की। तो पहला रिस्पॉन्स है रेगुलेट। ठीक है जी, आइए। सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी फिजियोलॉजी से, अपने शरीर क्रिया विज्ञान से होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं, विच इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने से इस बात की गारंटी है कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। तो कांस्टेंट है, टर्म याद रखिएगा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। कांस्टेंट, फिर से कांस्टेंट मींस विच इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जब वो बीमार नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल में कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, एक्सेट्रा। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, पूछा जाता है आपसे, जितने भी बर्ड, जितने भी मैमल्स हैं, एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ वेरी फ्यू, बहुत कम, वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स स्पीसीज आर इंडीड केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। केवल कुछ ऐसी स्पीसीज लोअर वर्टिब्रेट्स की या इनवर्टिब्रेट्स की हैं जो ये प्रक्रिया कर पाएंगी, होम्योस्टेसिस कर पाएंगी। तो आपको याद क्या रखना है, क्या बात है, होम्योस्टेसिस है टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना उसके, जिसमें कि आ रहा हमारा थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। एंड ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी फ्लूइड्स का
टिश्यू फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, दैट इज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ये दो बातें आपके लिए मेन है होम्योस्टेसिस में। हालांकि और भी कई चीजें होती हैं, लेकिन अपने क्लास 12 के लेवल पे एनसीईआरटी बोल रही है ये दो चीजें, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, अब कर कौन कौन रहा है? बर्ड, जितने भी बर्ड्स है, एल्स और मैमल्स, मैमल्स में मिलेगा। इसके अलावा फ्यू, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर एबल टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ फंक्शनिंग, कि वो होम्योस्टेसिस मेंटेन रख लेंगे। अब आगे ये टर्म आ रहा है अपनी बुक में कि मैमल्स में जो तरीका है बेसिकली वो ह्यूमन वाला ही तरीका है। ह्यूमन क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। भाई गर्मी में क्या करेंगे? प्रोफ्यूसली स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होने से उस स्वेट, पसीना उनके शरीर से इवेपोरेट होगा और कूलिंग होगी। तो इस तरह से अपना बॉडी टेम्परेचर वो लो कर लेंगे जब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा, तो उन्होंने अपना टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन कर लिया। ये तो हो गया गर्मी में। सर्दी में क्या होगा? सर्दी में शिवरिंग होगी। शिवरिंग क्या है? बेसिकली मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होकर कोशिश ये होगी कि हम अपनी बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखें। ये दो तरीके हैं ह्यूमन बीइंग जो करते हैं सर्दी में और गर्मी में। सर्दी में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, शिवरिंग जिसको हम बोलते हैं कांपना। तो कांपना हमारी बॉडी का एक तरह से एडेप्टेबल मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, जिससे हम कोशिश करते हैं, हमारी मसल से कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर मेंटेन रहे। स्वेटिंग, पसीना आना, तो आप डीओ वीओ लगाते हैं, लगाना छोड़ दीजिए। स्वेटिंग आना, इसलिए स्वेटिंग इसलिए आ रही कि आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ रहा, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा, पसीना आने से पसीना जब इवेपोरेट हो रहा, हमारी बॉडी कूल हो रही है। ये है तरीका होम्योस्टेसिस का मेंटेन करने का मैमल्स में या ह्यूमन बीइंग में कह लीजिए। तो यहाँ पे आके आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। हम लोगों ने आज पढ़ लिए है एबायोटिक फैक्टर, और एबायोटिक फैक्टर में 4 एबायोटिक फैक्टर हम लोगों ने, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद वाटर, वाटर के बाद हम लोगों ने लाइट, और लाइट के बाद सॉइल। उसके बाद हम लोगों ने एबायोटिक फैक्टर को, रिस्पॉन्सेस को हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया है। पहला रिस्पॉन्स रेगुलेट का हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले रिस्पॉन्सेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।